हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए और केन सुपरवाइजर एग्जाम के बारे में। मैंने इसमें एजीटीए के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसकी एग्जाम डेट 13 जुलाई सन 2025 थी। उसमें जो क्वेश्चन आए थे तो उसका मैंने ये फर्स्ट सेट तैयार किया है, और आशा करता हूं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर साइंस के बहुत चुनिंदा और बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की ई किसान उपज निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। समझिए कि भारत सरकार की ई किसान उपज निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्शन ऑफ द ई किसान उपज निधि स्कीम। तो क्या था कि ENRW के बदले फसल ऋण देना, यानी कि प्रोवाइडिंग लोन्स अगेंस्ट ENWRS। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करें आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले किसान गोदाम रसीद को गिरवी रखकर कटाई के बाद ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसान क्या होता है, गोदाम की जो रसीद होती है, ठीक है, उसको गिरवी रख के क्या प्राप्त कर सकते हैं, लोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटा अनाज यानी कि माइनर मिल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइनर मिल्स। तो क्या है इसमें मोटा अनाज, तो कौन सा आता है हमारा, कोदो। कोदो कौन सा आता है हमारा, कोदो। ये मोटे अनाज के रूप में प्रयोग की जाने वाली फसल है। ठीक है, आशा करता हूं ये सभी को समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने स्पष्टीकरण भी इसका कर दिया, कोदो को लघु मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है या रखा जाता। क्लियर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जानी जाती है। मतलब जो जड़ें होती है उसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसमें करती है, मृदा में। तो हमारे कौन सा करती है बेटा, चना सबसे ज्यादा क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मृदा में। ठीक है, आइए देखिए, दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए चना क्या है, दलहनी फसल है, और दलहनी फसल क्या है, नाइट्रोजन मतलब उसकी जड़ जो ग्रंथियां होती है मृदा में स्थिरीकरण करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। FSSAI के अनुसार RTS फूड बेवरेज कंटेनर की कितनी क्षमता तक भरा होना चाहिए। कंटेनर कितनी क्षमता तक भरा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, 90%। कितना होगा, 90% जो कंटेनर की क्षमता होती है उसको भरा हुआ होना चाहिए। गुड, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए, RTS पेय पदार्थ कंटेनर की कम से कम क्षमता 90% क्षमता तक भरा होना चाहिए, यानी कि RTS बैगर मस्ट बी काउंट एट द लीस्ट 90% ऑफ द कंटेनर कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, DIDF योजना को लागू करने के लिए कौन से संगठन जिम्मेदार है, यानी कि कौन सी संस्था होती है वो जिम्मेदार है। विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट ऑफ द DDIF ऑफ स्कीम। तो कौन सी है हमारी, कौन सी संस्था, इसका ऑप्शन बी होगा, NDDB और NCDC। ये संस्था हमारी क्या होगी, इसके लिए योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। क्लियर, सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए DD योजना का कार्यान्वयन NDD और NCDC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप देखिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या लेप्टोस्पिरोसिस रोग किसके संपर्क से फैलता है। तो लेप्टोस्पिरोसिस स्प्रेड थ्रू द कांटेक्ट
विद, मतलब कॉन्टैक्ट मतलब एक, मतलब कॉन्टैक्ट संपर्क में आना, कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क में आने से फैलता है। तो किसके संपर्क में आने से फैलता है? तो बेटा यूरिन यानी कि मूत्र, यूरिन यानी कि मूत्र के संपर्क में आने से ये रोग क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, देखिए ये संक्रमित रोग है जो जानवरों के मूत्र से फैलता है, मूत्र से फैलता है किसके? जानवरों के, तो याद रखना। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी तेल खलियां पशु के लिए उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। लिखा है विच ऑयल केक्स आर नॉट द सुटेबल फॉर द लाइवस्टॉक ऑफ फीड। तो कौन सी नहीं है? मूंगफली। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? मूंगफली। देखिए अरंडी भी है, नीम भी है और महुआ भी है, मगर क्या नहीं है? मूंगफली। क्या नहीं है? मूंगफली। तो हमारा क्या नहीं है? इसमें हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो वन, अरंडी, नीम और मूंग और महुआ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट होगा? बी वाला। ये नहीं है और बाकी मूंगफली है जिसे यूज में लाया जा सकता है। ठीक है, बाकी इनका यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अरंडी, नीम और महुआ ये तीनों खली कैसी होती हैं? विषैली होती हैं। कैसी होती हैं? विषैली, यानी कि हानिकारक होती हैं। अब विषैली चीज को पशु नहीं खा सकता ना, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि पशु के लिए खलियां कौन सी पशु के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भाई यही तीन नहीं है ना, कौन कौन सी नहीं है? एक तो अरंडी नहीं है, एक तो नीम नहीं है और एक महुआ। मूंगफली तो खा सकता है ना। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िए। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पादप प्रजनन में प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिट्रोसिस इन द प्लांट ब्रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड। तो किसके लिए जाना जाता है? तो हमारा हाइब्रिड फ्यूगोर्स के नाम से जाना जाता है। किसके? हाइब्रिड फ्यूगोर्स के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को? चलिए आगे चलते हैं। फिर है हमारा SRR का अर्थ क्या है? ये बहुत ही, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है कि SRR क्या है। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। SRR, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट, क्या फुल फॉर्म है इसकी? सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब समझिए कि सीड रिप्लेसमेंट रेट का अर्थ क्या होता है। अर्थ का मतलब है उसको समझना। ठीक है, देखिए क्या अर्थ होता है ये, प्रमाणित बीजों से बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत। प्रमाणित मतलब बीज कौन कौन से होते हैं? जो दवा के द्वारा शोधित कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे थायराम है, वेवस्टीन है, इन दवाओं से क्या होता है? शोधित कर लिए जाते हैं। और शोधित करने के बाद क्या होते हैं? जो सोइल होती है उसमें सोइंग की जाती है, मतलब बुवाई कर दी जाती है। और बुवाई करने के पश्चात जो प्लांट, जो कल्ले निकलते हैं उनका प्रतिशत, बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत, तो वो हमारा क्या होता है? प्रमाणित बीजों से बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत होता है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज एरिया ऑफ द सॉइल विद द कैरेक्टर ऑफ सीड। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? मतलब अंडर द मनरेगा हाउ मेनी डेज इन द एम्प्लॉयमेंट आर द गारंटीड। ठीक है, तो कितने दिन दी जाती है? ठीक है, तो 100 डेज। क्या? 100 डेज। आपने गांव में बहुत सारे विलेज में ऐसा नारा होता है, 1 साल में 100 दिन काम। ठीक है, तो ये वही चीज आ गई सामने से कि मनरेगा में कितने दिन काम मिलता है। तो उसी का सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि मनरेगा जो योजना है, ठीक है, उसके अंतर्गत हमें कितने देश का काम, कितने डेज का मतलब वर्क मिलता है। तो कितना देश का मिलता है बेटा? 100। याद रखना है, कृषि से ही रिलेटिव है, तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ठीक है, मैंने के अनुसार कृषि विस्तार शिक्षा का कौन सा सिद्धांत मान्य नहीं है? विच इज द नॉट द रिक्वायरिंग प्रिंसिपल ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एज पर द मैनेज। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, केंद्रीयकृत योजनाओं का सिद्धांत। क्या नहीं है बेटा? केंद्रीयकृत योजनाओं का सिद्धांत मान्य
नहीं है, बाकी ये तीनों सिद्धांत आपके मान्य है। ठीक है, ये तीनों ही सिद्धांत आपके मान्य है, ये नहीं है कि केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत ये आपका मान्य नहीं है। विस्तार शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं और भागीदारी पर आधारित होती है, ना कि केंद्रीकृत योजनाओं पर। ठीक है, यानी कि विस्तार शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं और भागीदारी पर आधारित होती है, ना कि केंद्रीकृत योजनाओं पर। यानी एक्सटेंशन एजुकेशन इज द बेस्ड on local needs are the participant, not a characteristic of the planning. ओके, ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, अब आपका कह रहा है PMKYS, ठीक है, के अंतर्गत वाटर सेट डेवलपमेंट कंपाउंड्स के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? विच मिनिस्ट्री इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर सेट डेवलपमेंट कंपाउंड अंडर द PMKSY योजना। ठीक है, ये कौशल सुरक्षा योजना है। ठीक है, कौन सा नहीं है बताइए, तो कौन सा नहीं है बेटा इसमें? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेन इन द वेलफेयर। ये संस्था है आपकी, जो मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसमें पूछा है पीएम कौशल समृद्धि योजना के अंतर्गत वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट्स के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार पूछा है ना, तो कृषि एवं किसान मंत्रालय जिम्मेदार होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, काले चने यानी कि उड़द का वनस्पतिक नाम क्या है? व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक क्रिम? तो कौन सा है? विग्ना मुग्नो। इसका क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि बॉटनिकल नेम से भी आपका एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो तो क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो सभी के बॉटनिकल नेम अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? विग्ना मुग्नो। क्या होगा हमारा? विग्ना मुग्नो। ठीक है, ये वैज्ञानिक इसका नेम है। ठीक है, अब आता है कि यंत्रीकृत बुवाई के लिए बीजों को बड़ा और समान आकार देने की विधि क्या है? यानी कि विच मेथड मेक सीड लार्ज एंड यूनिफॉर्म फॉर टेक्निक ऑफ द सोइंग। ठीक है, तो कौन सा है हमारा जिम्मेदार? ठीक है, बुवाई के लिए बड़ा और समान आकार देने की विधि है, यानी कि विधि पूछिए तो कौन सी विधि है हमारे पास? तो कौन सी है? बीज प्लेटिंग, यानी कि सीड प्लेटिंग। ठीक है, ये हमारी विधि है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यांत्रिकृत ये तो करा दिया अभी। ठीक है, चलिए NIPHM के अनुसार सुरक्षित भंडारण हेतु चावल और गेहूं में अधिकतम नमी कितनी होनी चाहिए? देखिए नमी से एक क्वेश्चन बनेगा और आ भी सकता है, प्रीवियस ईयर में आपका पूछ भी लिया है कि चावल और गेहूं में अधिकतम नमी कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 14 and 12%। ठीक है, तो हमारा चावल के लिए कितना होना चाहिए बेटा? 14%, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और गेहूं के लिए कितना होना चाहिए? 12%। ठीक है, तो दोनों ही आपको अच्छे से करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल उर्वरक है? जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आया, आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हमारा कौन सा है जटिल? तो सभी को पता है DAP। DAP कैसा होता है? जटिल होता है, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल उर्वरक है? सॉरी अभी करा ही दिया। ठीक है, तो कौन सा है? DAP। FCO 1985 के अनुसार राइजोबियम तरल जैव उर्वरक में न्यूनतम सेल काउंट कितना होना चाहिए? यानी कि एज पर FCO 1985 व्हाट इज द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द काउंट इन द लिक्विड राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर? ठीक है, तो हमारा कितना होना चाहिए बेटा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है, A × 10⁸ CFUML। ठीक है, ये इसका मेजरिंग यूनिट होता है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है,
पूछ सकता है एग्जाम में। कितना होना चाहिए? 1 × 10⁸ ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है आज के फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। और बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल ये सेट हो जाएंगे। और एग्जाम है जो आने वाला है उसमें क्या पता यहाँ से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस के क्वेश्चन है, हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि किस योजना के तहत किसानों को किफायती फसल बीमा मिलता है। तो विच स्कीम प्रोवाइडेड द इफेक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस ऑफ द फार्मर, ठीक है। तो कौन सा मिलता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किफायती फसल बीमा मिलता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में PMFBY भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि PMFBY, ठीक है। तो याद रखना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मृदा एवं जल संरक्षण में रिजुक्ट वैली उपाय किस दृष्टिकोण का भाग है? यानी कि रिड्रो टू वैली ऑफ द मेजरिंग आर पार्ट विच अप्रोच, ठीक है। तो कौन सा है बेटा? वाटर सेड अप्रोच। क्या है आपकी? वाटर सेड अप्रोच। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, वाटर सेड अप्रोच, वाटर सेड अप्रोच, यानी कि वाटर सेड दृष्टिकोण, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जड़ों के विकास और प्रारंभिक वृद्धि को बढ़ावा देता है? यानी कि विच न्यूट्रेंट प्रमोट रूट डेवलपमेंट एंड अर्ली प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ करने में मतलब इन्वॉल्व होता है। तो कौन सा होता है? सभी को पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल ही राइट है आपका, फास्फोरस। कौन सा होता है? फास्फोरस होता है, जो जड़ों का विकास और वृद्धि करने में सहायक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बस हमारे ये 20 क्वेश्चन थे, जिसे मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उससे आपको करा दिए, ठीक है। ऐसे ही मैं रोज ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर आधारित वीडियो लेके आऊंगा, और जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम हो चुका है उसके ज्यादा से मोस्टली जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके डेली में कराया करूंगा। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यानी कि जितने बच्चे AGTA और केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। क्योंकि देखिए सिलेबस वही होता है, ठीक है, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। क्या है, उन एग्जामिनर होता है उसके पूछने का सिर्फ ऐसा है तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप जितना MCQ सॉल्व करेंगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चे जो AGTA और केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।